हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करता हूं आपका फिर से हमारे करंट मुद्दे चैनल पर। आज का ये जो टॉपिक है इसमें मैं जीडी के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे तो उसका ऑलमोस्ट मतलब लगभग करा दूंगा आपको। तो बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो आप खुद से भी कर सकते हो, ज़्यादातर क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। और ये वाली वीडियो बिल्कुल ही लेटेस्ट है। मतलब जीडी के अभी तक के क्वेश्चन से डिस्कशन नहीं हुए हैं और फुल्ली डिटेल्ड सॉल्यूशंस के साथ मैं ये जो वीडियो है वो बनाने जा रहा हूँ। और इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने क्यूमैथ पीडीएफ से लिए हुए हैं, तो आप वहां पर जाकर इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। उन्होंने पूरी बुक फॉर्मेट में भी इसको ढाल रखा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्पीड थोड़ी फास्ट रहेगी क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो अगर किसी को दिक्कत होती है तो वो स्लो करके भी देख सकता है। और चीज़ों को शेयर भी कर दिया करो क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ये एक बनाने में 4-5 घंटे मेरे को लगातार लगते हैं, तब जाकर एक ये पीडीएफ बन पाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन में पूछा है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं ये बताने जाऊं तो इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। तो जैसे यहाँ पर देखो मैंने दो रिएक्शन शुरू में दी हैं। एक होता है देखो जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक होता है जिसको हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर कुछ चीजें होती हैं जो आपसे पूछ सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। देखो, ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जब भी किसी भी एलिमेंट के साथ में या कोई सा भी पार्ट है उसके साथ में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह देते हैं। सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होना। ठीक है, उसी तरीके से एक होती है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। मतलब हम क्या करते हैं, रिएक्शन को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर बेस करके नाम देते हैं। ठीक है, तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, अगर किसी का ऑक्सीजन रिमूव कर दिया जाता है या उससे ऑक्सीजन छीन लिया जाता है तो उस केस में उस रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कह देते हैं। तो पहले इन दो लाइन को मैं समझता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक नीचे एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है, जैसे एक कॉपर ऑक्साइड था, उसकी हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कराई गई जिससे कॉपर बना और वाटर बना। तो यहाँ पर ये जो कॉपर का जो ऑक्सीजन है, एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पर जो कॉपर का ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, ये जब हम आगे जाकर रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद देखते हैं तो इसके पास ये ऑक्सीजन नहीं है। तो इससे क्या होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। यानी इसको और इसको अगर आप देखोगे तो ये क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन हट गया। अब सेम इसमें देखते हैं, यहाँ पर पहले H2 था, अब H2 के साथ में एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो जब भी ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको हम क्या कह देते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कह देते हैं। ठीक है, और जस्ट इसके अपोजिट भी होता है एक और टर्म, जैसे अगर ऑक्सीजन की जगह किसी से हाइड्रोजन छीन लिया जाए तो वो भी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाएगी। ठीक है, और उसी तरीके से रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, अगर किसी में हाइड्रोजन ऐड करा जाए तो वो रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। क्लियर है, ठीक। अब इसमें क्या होते हैं ना, दो एजेंट होते हैं, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि जैसे अगर मैं इसी एग्जाम्पल की दोबारा से बात करूं तो यहाँ पर ये कार्बन सॉरी कॉपर ऑक्साइड था। तो कॉपर ऑक्साइड में क्या हो गया, इसका ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो जब भी क्या होता है, किसी का ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह देते हैं। सिंपल सा आपको याद रखना है इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, कॉपर ऑक्साइड इज चेंज इनटू कॉपर, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, दैट मींस इट इज ए रिडक्शन। तो ये मैंने बता दिया था, एक रिडक्शन रिएक्शन है और इसको हम क्या कह देंगे, CuO, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह देंगे। मतलब जिसका ऑक्सीजन हमने छीन लिया वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। अब इसका अपोजिट होता है क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। उसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में क्या हुआ, आगे चलकर इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ। तो ऐसा कोई भी जिसके साथ में ऑक्सीजन ऐड होता है उसको हम कह देते हैं क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। पहले वाला था क्या, रिएक्शन, और जिसके साथ ऐड हो रहा है, जिसके साथ रिड्यूस हो रहा है, उसको हम एजेंट कह रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये पूरा क्लियर हो गया, क्या ऑक्सीडेशन है, क्या रिडक्शन रिएक्शन होती है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इसके आगे क्या होता है,
जो मेन क्वेश्चन है हमारा वो क्या होता है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। देखो रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी कोई सी भी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही पाए जाते हैं तो उनको हम कह देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेड बना है रिडक्शन से और ये ऑक्स बना है ऑक्सीडेशन से, इसलिए इसका नाम क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, तो इसका जैसे इसी एग्जांपल को जिसको हमने समझा इसी में देख लेते हैं। अगर मैं इसी की बात करूं तो इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें हमने देखा कि यहां से यहां पर तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, और यहां से यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दोनों ही रिएक्शन पाई जा रही है, तो ये भी क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक, तो अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखो MnO2 था, अब यहाँ पे MnO2 था, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब ये बना तो इसका ऑक्सीजन यहाँ से छीन गया, तो जब ऑक्सीजन छीन गया दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये रिडक्शन रिएक्शन हो गया। और इसी तरीके से HCl था, जब यहाँ पर बना तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। तो इसका मतलब दोनों ही रिएक्शन इसमें मिल रही है, तो ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कलर के ऊपर, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि ये सारे फैक्ट हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें समझाने जैसा कुछ ज्यादा होता नहीं है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि जब मैग्नीशियम होता है उसको जब जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कौन सा फ्लेम बनता है, वो क्या होता है, व्हाइट फ्लेम बनता है, ये आपको याद रखने हैं। इसके साथ मैंने कुछ ले लिए हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है, जिसका आपको आगे चलकर कलर मेंस में पूछ सकता है। जैसे क्या कलर पूछ सकता है, एक पूछ सकता है जैसे मैग्नीशियम रिबन जो होता है, आई थिंक ये हो गया क्लियर क्योंकि हमने मैग्नीशियम ही कराया। इसमें भी वही मैंने बताया कि मैग्नीशियम जो होता है उसको जब हम गर्म करते हैं तो व्हाइट इन कलर दिखाई देता है, यही क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो क्या कह रहा है, ये फेरस सल्फेट की बात कर रहा है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, ठीक है। जो क्या होता है फेरस सल्फेट का, अगर हम नॉर्मल कलर देखें वो क्या होता है, लाइट ग्रीन होता है, लेकिन जब उसको गर्म किया जाता है तब क्या होता है, उसका जो पानी होता है ना वो निकल जाता है उससे। तो जब पानी निकल जाता है तो वो क्या होता है, सिर्फ फेरस सल्फेट बच जाता है। तो फेरस सल्फेट का कलर जो होता है वो क्या होता है, व्हाइट होता है। तो आप याद रखोगे क्वेश्चन अगर आता है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो है उसको गर्म करने पर वो किस से किस कलर में चेंज होगा, वो ग्रीन से व्हाइट कलर में चेंज होगा या उसका फाइनल कलर क्या होगा, व्हाइट होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट एक और पूछ सकता है, उसमें क्या है, इसमें मैंने बता रखा है कि जैसे व्हाइट सिल्वर क्लोराइड जो होता है टर्न ग्रे, क्या होता है कि जैसे मान लो हमने क्या करा, सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखा, लाइट में रखा, तो लाइट में रखने के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, उसका जो व्हाइट कलर होता है व्हाइट से वो ग्रे में चेंज होने लगता है। क्यों, क्योंकि क्या होती है कि लाइट गिरने की वजह से वहां पे रिएक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसका कलर चेंज होना या स्टार्ट हो जाता है। तो आपको क्या याद रखना है इसके अंदर, आपको बस इतना से याद रखना है कि उसमें ये पूछेगा कि उसका कलर किस में चेंज हो जाता है या किस से किस में चेंज हो जा सकता है। तो सिल्वर हमें पता है कि देखने पर व्हाइट लगता है, आप ऐसे याद रखोगे, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, वो ग्रेइश हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट एक और पूछ सकता है, ये एनसीईआरटी का फेमस एग्जांपल है। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे आयरन नेल होती है, जब उसको क्या करा जाता है, पानी में डुबाया जाता है, ठीक है ना, तो उसके अंदर मतलब क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसमें देखो क्या होता है कि जैसे आयरन नेल बिकम्स ब्राउनिश, वो ब्राउनिश हो जाता है इन कलर, एंड द ब्लू कलर ऑफ, देखो क्या होता है कि जैसे ये मान लो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमारी क्या है, आयरन रॉड है या आयरन नेल्स हैं छोटे छोटे, तो इसका जो ब्लू कलर होता है ना वो धीरे धीरे क्या होता है, फेड होने लगता है। क्यों, क्योंकि रिएक्शन होने लगती है इन दोनों के, इसके बीच में और इसके बीच में रिएक्शन होने लगती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो कलर वाटर जो मतलब सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसका तो कलर फेड होने लगता है, जबकि जो आयरन है, आयरन का कलर क्या होता है, धीरे धीरे ब्राउनिश कलर का होने लगता है। देखो आयरन में जब भी रिएक्शन होती है ना तो वो जनरली क्या होती है, रेडिश ब्राउनिश टाइप की होती है। तो इससे आप याद रखोगे कि आयरन क्या होता है, ब्राउनिश कलर का होने लगता है, और ये जो कॉपर सल्फेट जो होता है इसका जो ब्लू कलर होता है वो फेड होने लगता है। ये ऐसे भी पूछ सकता है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, वो क्या होता है, ब्लू कलर होता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिया है, इसमें क्या है, जैसे लेड नाइट्रेट होता है, ये लेड नाइट्रेट है के सॉरी PbNO3 और 2, ठीक है। तो जब इस लेड नाइट्रेट को हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उस केस में क्या होता है, प्रेसिपिटेट बच जाता है। देखो प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब मान लो कि हमने क्या कराया, दो सॉल्यूशन लिए, दो लिक्विड को मिक्स किया, तो रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, कुछ चीजें अगर नीचे बच जाए तो उसको हम क्या कह देते हैं, प्रेसिपिटेट कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि अगर लेड नाइट्रेट को हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराएं तो उस टाइम पर जो प्रेसिपिटेट बनता है उसका कलर क्या होता है। तो उसका कलर आपको याद रखना है, वो क्या होता है, वो येलो कलर का होता है।
ठीक, उसी तरीके से एक और प्रेसिपिटेट मैंने लिया है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो सोडियम सल्फेट हो गया, बेरियम क्लोराइड हो गया, तो इस केस में जब आप इन दोनों की रिएक्शन कराओगे तो बनता है क्या, बेरियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट है, तो ये क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है देखने में, तो आपको ये कलर याद रखना है। तो इतने कलर्स आपको याद रखने हैं, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे कि इन्हीं में से ही पूछेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि जैसे लाइमस्टोन जो होता है ये एक रॉ मटेरियल है कौन सी इंडस्ट्री का। देखिए, अगर मैं ये कहूंगा कि कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर हमें इंग्लिश में समझ नहीं आता है, तो आप तुरंत उसे क्या करते हो, हिंदी में देख सकते हो। अगर जैसे मैं मानूं कि हिंदी में हमने देख लिया कि चूना पत्थर, तो चूना पत्थर वगैरह किसमें यूज होता है, सीमेंट इंडस्ट्री में। इससे क्या बनता है, सीमेंट बनता है। तो मैंने यहाँ पे कंपोजिशन थोड़ा ले लिया है, तो अगर आप सीमेंट का कंपोजिशन देखो तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और एक यहाँ पे SiO2, जिन दोनों की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो आप ये दो याद रख सकते हो कि ये दो कंपोनेंट किस में रहते हैं, सीमेंट में रहते हैं, ठीक है। और लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 रहता है, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि H2SO4 जो है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। H2SO4 को हम ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट Ca कैल्शियम CO3 कार्बोनेट। तो यहाँ पर मैंने कुछ आपको रासायनिक सूत्र दे रखे हैं जो हमारी टेलीग्राम की क्या कहते हैं स्टैटिक की PDF में भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर मैं विट्रोल की बात करूं तो ये क्या है, देखो ऑयल ऑफ विट्रोल अभी हमने पढ़ा, वो सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। ग्रीन विट्रोल वो क्या है, फेरस सल्फेट, ठीक है। तो फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O। व्हाइट विट्रोल क्या होता है, जिंक सल्फेट होता है ZnSO4 7H2O। ब्लू विट्रोल भी उसी तरीके से CuSO4.7H2O होता है। तो इतने तरीके के विट्रियोल होते हैं जो हमें याद रखने हैं, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको हम लाइमस्टोन या फिर चौक और मार्बल भी कहते हैं। तो आपको ये सारे केमिकल नेम्स याद करके जाने हैं बिफोर एग्जाम। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है क्या, क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वेसल है जिसमें क्या है कि मॉइस्ट एयर है, मतलब हवा के उसमें रख रखा है किसी भी ग्रीन, मतलब ऐसी कोई एक चीज है उसको क्या कर रखा है ओपन एयर में। जैसे एक चीज है किसी को ओपन एयर में रख रखा है, उस हवा में काफी ज्यादा मॉइस्चर है। तब क्या कह रहा है कि वो जो होता है इस हवा के कांटेक्ट में आने के बाद ये जो चीज होती है वो क्या होती है, ग्रीन कलर की बन जाती है, ठीक है ना। तो ग्रीन कलर की बन जाती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कौन से बर्तन होते हैं जिनमें ग्रीन कलर की काई कुछ टाइम बाद देखने को मिलती है, तो आप कहोगे सर तांबा होता है, तांबा ग्रीन कलर का हो जाता है। तो एक्चुअल में देखो ये सारे जो हैं ये कोरोजन के बाद होते हैं, ठीक है। एयर में मॉइस्चर होने की वजह से उनमें क्या होता है, कोरोजन होने लगता है, ठीक। तो उस केस में क्या होता है, उनका कलर चेंज होता है। तो पहला हमने याद रखा कि जैसे मान लो अगर कॉपर होगा तो कॉपर कोरोजन होने के बाद क्या हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से आपको आयरन याद रखना है। आयरन का सबको पता रहता है वो रेड ब्राउन का हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा जब भी रस्टिंग होती है तो इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक। ऐसे ही कॉपर ग्रीन कोटिंग हो जाती है, और जो सिल्वर होता है वो ब्लैक कलर का, चांदी आपने देखा होगा वो काला पड़ जाता है। तो वो काला किस लिए पड़ता है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, कोरोजन हो रहा होता है। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो इसमें एक और चीज छोटी सी बता देता हूँ, एक कोरोजन होता है, एक रस्टिंग होता है। देखो रस्टिंग कोरोजन का मतलब होता है हर किसी का क्या हो रहा है, मतलब मॉइस्चर के रिस्पेक्ट में एयर, जब एयर के कांटेक्ट में आते हैं वो एलिमेंट, तो उसमें क्या होता है वो खराब होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, ठीक है। तो उसको तो हम कह देते हैं कोरोजन। और रस्टिंग जो होता है प्रॉपर्ली ऐसा, कोरोजन जब आयरन के लिए यूज होता है तो उसको हम रस्टिंग कह देते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है, केमिकल नेम ऑफ एसिड। विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये आप ऊपर जो केमिकल फॉर्मूला नेम वाला अभी जो मैंने बताया था आप उसको देख सकते हो, वहां भी मिल जाएगा आपको। यहाँ पर मैंने कुछ बता भी दिए, जैसे मान लो ऑरेंज होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ग्रेप्स में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, रेंसिड जो बटर होता है उसमें बुट्रिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला ये हो गया। फॉर्मिक एसिड तो मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं, ये एंट और बीस से मिलता है। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला टार्ट्रिक एसिड। तो इस तरीके से आप थोड़ा याद कर लोगे कि किसमें से कौन सा मिलता है और किसको क्या कहते हैं, ठीक है। अब आता है इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा है कि एटॉमिक 33 जो है वो कौन सा एलिमेंट है, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं, जिसका भी एटॉमिक नंबर 33 होता है उसको हम कहते हैं अर्सेनिक, ठीक। तो देखिए बहुत सारे हैं इसके अंदर, हमारे मतलब पीरियोडिक टेबल में 118 हैं अभी। तो आपको कुछ कुछ मैं बता देता हूँ वो आप याद रख लो, बाकी सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इनका, ठीक है। उसके बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फेरस, नियोन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन इनका याद रखोगे।
और ये पूरी लाइन याद रखोगे आप, ये और यहाँ पर ये वाली लाइन, इतने लाइन के आप क्या कर लो, एटॉमिक नंबर याद कर लो। ठीक है, आप कैसे भी याद करो, 2-3 बार रिवाइज करो तो आपको याद हो जाएंगे। तो इतने एलिमेंट के आपको एटलीस्ट जो एटॉमिक नंबर है वो याद होने चाहिए। आप पूछने को वो कहीं से भी पूछ सकता है, तो बस थोड़े से याद रखो आप। अब इसके बाद नीचे चलते हैं। देखो नीचे क्या कह रहा है, व्हाट इज द वाइट प्रेसिपिटेट। ये कुछ देर पहले ही मैंने बता दिया कि जब क्या होता है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का हम क्या करते हैं, जब रिएक्शन करवाते हैं तो इसका जो क्या कहते हैं, सोडियम, यहाँ पे ये बेरियम और ये सल्फेट, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद ये क्या करते हैं, सॉलिड बन जाते हैं, जिसको हम प्रेसिपिटेट कह देते हैं, और इसका जो कलर होता है वो व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि व्हाट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब जो सिंथेटिक फाइबर्स होता है, रबड़ होती है, प्लास्टिक होती हैं, तो उन केस में हम किस चीज का यूज करते हैं, तो हम वहाँ पे पेट्रोकेमिकल्स यूज करते हैं। तो ये बस आपको याद रखना एक फैक्ट है। नेक्स्ट क्या है, इसमें देखो क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि इनमें से किसका सबसे कम एटॉमिक रेडियस होगा। जैसे एटॉमिक रेडियस मान लो सिंपल है, ये एक बॉल है तो बॉल की एक रेडियस होती है, उसी तरीके से एटम की भी एक रेडियस होती है। तो कह रहा है कि इनमें से किसका जो एटॉमिक रेडियस है वो कम होगा। तो सबसे पहले आपको देखो इसमें समझना क्या होगा, इसको हमें देखना पड़ेगा कि एटॉमिक नंबर कैसा है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर सजाया कि लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो यहाँ पर आपने एक चीज क्या देखी, यहाँ पे आपने एक चीज ये नोटिस करी कि एटॉमिक नंबर जब हम नीचे जा रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में देखो आंसर दे रखा है क्या, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का सबसे कम क्या है, एटॉमिक रेडियस है। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखो नीचे जा रहा हूँ तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, और उसके रिस्पेक्ट में जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये होता क्या है, ये एक फैक्ट है, आपको याद रखना, ये एक प्रॉपर्टी है, पीरियोडिक टेबल की एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे मान लो ये पीरियोडिक टेबल है, तो इसमें देखो मैं एक प्रॉपर्टी आपको दिखाऊं, यहाँ से अगर लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। देखो 1 था 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, एटॉमिक क्या कहते हैं नंबर बढ़ रहा है। तो उसी तरीके से अगर मैं इस एग्जांपल को कंसीडर करूं, ये देखो यहाँ पर है लिथियम, यहाँ पर है बेरिलियम, यहाँ पर है बोरोन और यहाँ पर है ऑक्सीजन। तो देखो एक जो पीरियोडिक टेबल की एक प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करोगे तो आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। जितना आप आगे बढ़ोगे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा लेकिन एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। तो उसी पे बेस करके क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ और प्रॉपर्टी बता दूंगा, जैसे मैंने एक आपको बताया कि साइज ऑफ एटॉमिक डिक्रीज होता है जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते क्या है, देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कह रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल और एनर्जी लेवल, मतलब कह रहा है कि आउटर मोस्ट सेल पे जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखो ये समझाने के लिए एक थोड़ी अच्छी लंबी क्लास होनी चाहिए, मैं आपको थोड़ा डिटेल में मतलब नॉर्मल बता देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर लिथियम है, देखो क्या होता है, एनर्जी सेल होता है, मतलब पहले 2 एटम आते हैं फिर 8 आते हैं। ठीक है, इस तरीके से फिर 8, इस तरीके से चलता है। तो जैसे मान लो कि ये इस तरीके से सर्कल रहते हैं, तो पहला जो सेल होता है, मतलब मान लो एक कमरा है जिसमें 2 ही बंदे रह सकते हैं, फिर एक कमरा है जिसमें क्या कर सकते हैं हम, 8 बंदे यहाँ पर रह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से 3 6 8 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से अगला एक कमरा आएगा। तो उस तरीके से क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट का जो लास्ट वाला होता है, चाहे वो कोई सा भी हो, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वही क्या कहलाता है, उसका वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं, जैसे लिथियम है 2 तो फुल हो गए, तो इसका मतलब ये थर्ड वाले में एक ही इलेक्ट्रॉन रहा होगा। तो लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, बेरिलियम में 2 रहा होगा क्योंकि 2 यहाँ भर गए, तो लास्ट वाले में 2 रहा होगा। इसमें कितना रहा होगा, 3, इसमें कितना रहा होगा, 4, इसमें 5, ठीक है, इसमें कितना 6, इसमें कितना 7, इसमें 8। तो हमने क्या देखा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था पहले 1 था, 2 फिर 3 फिर 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हो तो ये भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। ठीक है,
अब इसके बाद एक आता है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? अब जैसे वैलेंसी जो है आपको अभी समझाऊंगा तो उतना समझ नहीं आएगा वैलेंसी का। वैलेंसी की आप बस क्या करो, एक प्रॉपर्टी याद रखो। क्या प्रॉपर्टी होती है इसको मैं बता देता हूँ कि वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन की होती है, इस पे क्वेश्चन बस ऐसे पूछेगा कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की किस तरीके से चेंजेस होती है। जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की होती है, जब आप लेफ्ट से राइट मूव करते हो, लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो, तब शुरू में क्या होता है, 1 से 4 तक, ठीक है, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। मतलब वैलेंसी पहले वाला का देखोगे, जैसे देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये कॉलम है, इस तरीके से ये कॉलम है, इस तरीके से कई सारे कॉलम्स है, ठीक है ना। तो हम मेनली क्या करते हैं, इसको और इनको कंसीडर करके ये रूल को बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरीके से वैलेंसी होती है। फिर उसके बाद यहाँ से 3 2 1 0 इस तरीके से चलती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले इंक्रीज होती है 1 से 4 तक, फिर 4 से 0 तक इंक्रीज होती है। आप इसको याद कर लो अभी। अब उसके बाद देखो क्या कह रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर की बात कर रहा है। देखो एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है। तो मेटल के कुछ कैरेक्टर होते हैं, वो जिसमें भी पाए जाएंगे वो मेटेलिक होता है, और जिसमें नहीं पाए जाते नॉन मेटेलिक होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम कहते हैं मेटेलॉइड। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, जो इनकी मिडिल बीच में होते हैं, जो क्या करते हैं, दोनों तरीके की प्रॉपर्टी रखते हैं। तो इस तरीके से हम उसको कह देते हैं, वो ना तो पूरे मेटल्स होते हैं और ना ही पूरे क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। तो जनरली ये वाले जो पार्ट होते हैं यहाँ पे जो होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, मेटेलॉइड प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं शो करते हैं थोड़े, ठीक। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं। हो गया केमिकल रिएक्टिविटी। देखो केमिकल रिएक्टिविटी का भी है। अगर जैसे वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है एटम की, पहले कम होती है फिर उसके बाद बढ़ती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें कुकिंग एनर्जी। देखो इसमें क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एनर्जी यूज्ड इन कुकिंग फूड। कुकिंग फूड मतलब खाना बनाने में कौन सी एनर्जी यूज होती है, केमिकल एनर्जी यूज होती है। क्यों? क्योंकि जो एलपीजी होती है, एलपीजी को हम क्या कहते हैं, बर्न करते हैं। तो बर्न करते हैं क्या होता है, तो ये केमिकल रिएक्शन है, उसको जलाया जाता है, ठीक। तो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम, केमिकल एनर्जी कह रहे हैं। तो आपको दो एनर्जी पता होनी चाहिए, एक होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, एक होता है रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल ऐसी एनर्जी जिनको हम क्या नया बना नहीं सकते दोबारा से, ठीक है। तो ऐसी जितनी भी एनर्जी होती है उनको नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। जैसे मान लो कोयला एक दिन खत्म हो जाएगा, नेचुरल गैस जो है वो भी कुछ टाइम बाद जाके खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से एलपीजी, पेट्रोलियम, इनको बनने में कई हजारों साल लगे हैं, तो हम इसको तुरंत दोबारा से नहीं बना सकते। तो ऐसी जितनी भी एनर्जी होती है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कहलाती है। इसके साथ में एक होता है रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है, ये ऐसी एनर्जी होती है जो हमेशा अवेलेबल रहती है, जिनसे आप एनर्जी बना सकते हो। लाइक जैसे विंड एनर्जी, ये मिलती है, हमेशा हवा चलेगी। सोलर एनर्जी हमेशा क्या होती है, लाइट एनर्जी हमारे पास आती है। वाटर एनर्जी भी हमेशा रहती है। तो इस तरीके की एनर्जी जो कभी खत्म नहीं होती है, जिनका हम कंटिन्यूसली यूज कर सकते हैं, वो सारी क्या कहलाती है, रिन्यूएबल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछा है कि जैसे सोडियम जो है उसको किस में रखा जाता है। तो बहुत फेमस है, सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। तो केरोसिन में क्यों रखा जाता है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि सोडियम जो होता है वो काफी ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। तो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होने की वजह से आप वाटर के साथ में रखो, मिल्क के साथ में रखो, या ओपन एयर में रखो, वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद वो जलने लगता है। तो इस तरीके से क्या होगा, आग पकड़ लेगा। तो इसलिए जो सोडियम होता है उसको हम हमेशा कहाँ रखते हैं, केरोसिन के अंदर रखते हैं। फेमस एग्जांपल है, याद रखना है। अब इसके अंदर एक और चीज जो आपसे पूछ सकता है वो क्या है, जैसे व्हाइट फास्फोरस है। व्हाइट फास्फोरस जो होता है इसको किस में रखा जाता है, इसको हम पानी में रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टिव होता है बट उतना ज्यादा नहीं होता है, तो पानी में रखने से ये नॉन रिएक्टिव हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखो पूछ रहा है कि फॉर्मूला क्या होता है एल्केन्स का, ठीक है। तो एल्केन्स जो होती हैं उनका फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक। तो अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि तीन चीजें होती हैं इसके अंदर, एक होता है एल्केन्स, एक होता है एल्केन्स, एक होता है एल्काइंस। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर पूछा गया है। देखिए ये जितने भी चीजें हैं ना, ये सारी हमारी पीडीएफ से ली गई हैं। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि हमारी पीडीएफ जो बहुत ज्यादा शॉर्ट है, लेकिन उसके अंदर कितना मस्त कंटेंट अवेलेबल है। मैंने बहुत सारी चीजें डायरेक्ट पीडीएफ से ही उठाई हैं। देखो एल्केन्स की अगर मैं बात करूं तो एल्केन्स देखो कैसे आप याद रखोगे, पहले आएगा ए, फिर आएगा ई, फिर आएगा वाई, ठीक है।
अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा ए, फिर आएगा ई, फिर आएगा क्या, वाई आएगा। ठीक है, तो अब हम देखो फॉर्मूला देखो क्या होता है। इसमें क्या होता है कि कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा होता है, बस यही है ये। ठीक, अब कार्बन में कितने नंबर होंगे, हाइड्रोजन में कितने नंबर होंगे, इसको हमें क्या करना होता है, फिक्स करना होता है। तो हमेशा देखो क्या होता है कि मैं एक सिंपल एग्जांपल लूंगा। ठीक, जैसे यहाँ पर जो नंबर होगा ना, उसके साथ में हाइड्रोजन का नंबर चलता है। तो यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड। जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया एन। ठीक है, तो अगर क्या करूंगा मैं, इसका हाइड्रोजन के साथ में डबल करके एक एन 2 जोड़ दूंगा, तो वो क्या कहलाता है, वो एल्केन्स कहलाता है। जैसे CH4, यहाँ पे कार्बन एक है, तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक प्लस में 2 यानी 4। ठीक है, तो उस केस में ये क्या कहलाता है, एल्केन्स कहलाता है। ये याद रखना, बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना, बाकी सारा अपने आप याद रखा मतलब रख सकते हो। अब देखो क्या है कि एल्केन से जब आप एल्कीन में जाओगे, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो 2 है ये कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो बचेगा क्या, CnH2n बचेगा, जो क्या है, एल्कीन से। ठीक है, फिर आप एल्कीन से अगर एल्काइंस में जाओगे, तो यहाँ पर अगेन इस वाले में से क्या होगा, 2 कम हो जाएगा, तो जब 2 कम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CnH2n-2। ठीक, तो ये 3 फॉर्मूले हैं जिसपे बेस करके पूछ सकता है। अब जैसे एक और चीज इसके अंदर देखो क्या है कि जैसे ये वाला है मीथेन, यहाँ देखो चीजें कहते कैसे हैं। जैसे क्या होता है कि मैथ, पहला वाला जो होता है मैथ कहते हैं, मतलब अगर जिसमें कार्बन एक रहेगा, जिसमें कार्बन 2 रहेगा उसको कहते हैं एथ। ठीक है, जिसमें कार्बन 3 रहेगा उसको हम कहेंगे प्रॉप, जिसमें कार्बन 4 रहेगा उसको हम कह देंगे ब्यूट। इस तरीके से चलता है। तो जैसे अगर ये एन वाली सीरीज है, ए एन ई, तो यहाँ पर एन आएगा। अगर ये ईन वाली सीरीज है तो यहाँ पर ईन आएगा। तो यहाँ पर देखो कार्बन एक है तो ये मीथेन कहलाएगा, अगर यहाँ पे कार्बन 2 होता तो ये इथेन कहलाता। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर 2 कार्बन है तो ये इथीन हो गया, यहाँ पर 2 कार्बन है तो इथाइन हो गया। क्यों, क्योंकि ये एल्काइंस में आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। आई होप मैं समझा पाया हूँ इस छोटे से टाइम में आपको। अब देखो इसके बाद क्या कह रहा है कि एसिड दैट कन्वर्ट, मतलब उस एसिड की बात करनी है जो जिंक को जिंक सल्फेट में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड है। क्यों, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड काफी ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है, ये इससे छीन लेता है। जैसे देखो क्या होता है, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, कैसे छीना चपटी हो रही है यहाँ पर। ये देखो जिंक है, ये H2SO4 है। तो ये जो जिंक होता है ना, ये क्या होता है कि अगर हम इसके कंपेयर में देखें तो ये काफी ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये क्या करता है, अब समाज में आपको पता होगा कि भाई जिसके पास पैसा ज्यादा होता है वो चीजें छीन लेता है दूसरों से। तो इस केस में क्या हो गया, इसने H2SO4 से सल्फेट जो होता है छीन लिया, तो ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। अब भैया इनके पास कुछ है नहीं तो ये उड़ गए, तो ये गैस बनकर उड़ जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि मेंडलीव जो है उसने कितने एलिमेंट पे अपना डिस्कशन किया था। देखो एक होता है पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में क्या होते हैं, वही सारे एलिमेंट्स होते हैं अपने ऑर्डर में अरेंज रहते हैं। तो उसी में क्या होता है कि जो मेंडलीव थे हमारे, उन्होंने क्या करा था कि सबसे अच्छा पीरियोडिक टेबल बनाकर दिया था। तो जिस टाइम पर उन्होंने बताया था उस टाइम पर केवल 63 एलिमेंट्स थे। आज के टाइम पर 118 के आसपास क्या है, एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल पर प्रेजेंट है। ठीक, तो इसमें मैं 2-3 चीजें आपको बता देता हूँ। एक होता है डोवेनेयर ट्रायड, एक होता है न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स रूल। देखो ट्रायड का मतलब क्या होता है कि ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या करा था, चीजों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया था। देखो क्या कह रहा है, व्हेन एलिमेंट आर इंक्रीजिंग ऑर्डर इन एटॉमिक मास ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल लिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक, तो इन्होंने कहा कि जब हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं, तो क्या होता है कि जैसे ये 7 है और ये 39 है। ठीक है, तो इसको अगर हम करेंगे तो ये 46 आ जाएगा। तो इसका अगर आप एवरेज निकालोगे तो ये 23 हो जाएगा। तो इसने कहा कि अगर हम सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को अगर हम अरेंज करते हैं, तो इनमें से जो 3 ट्रायड, मतलब जो ट्रायो बनते हैं, उसका जो बीच का होता है वो इन दोनों का क्या होता है, एवरेज होता है। ये इसी ने, ये डेवोनियर्स ने कहा था। तो इस पे देखो क्वेश्चन सिंपल सा आएगा, या तो ये एग्जांपल पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा ट्रायड है, या ये कहेगा कि जो ट्रायड है, ट्रायड लॉ था वो किसने दिया था, वो डेवोनियर ने दिया था। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स रूल। देखो न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल्स ने क्या कहा था कि जब हम एटॉमिक मास जो है उनको अरेंज करते हैं, तो हमेशा क्या होता है, 8 अरेंज करने के बाद प्रॉपर्टी दोबारा से क्या होती है, वही सेम हो जाती है। मतलब आप 1 2 3 4 ऐसे 8 तक अरेंज करोगे, फिर नेक्स्ट को फिर से 1 से 2 8 तक अरेंज करोगे, और ये वाली जो प्रॉपर्टीज होंगी हर एक लाइन की, आपस में क्या करेंगी, मैच करेंगी। तो इसको हम कहते हैं ऑक्टेव्स रूल।
जिसमें 56 एलिमेंट के आसपास थे जब इन्होंने डिस्कस किया था। ठीक है, और मेंडलिक पीरियोडिक टेबल का तो हमने देख ही लिया, उसमें 63 एलिमेंट्स थे, जिसमें आपको याद ये रखना है कि 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप थे उसके अंदर। ठीक है ना, 8 जो थे ग्रुप थे, 7 पीरियड्स थे। ठीक। अब देखो इसके अंदर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई नोट ए मेटल, इनमें से कौन सा एक मेटेलॉइड नहीं है। तो मेटेलॉइड मैंने आपको बता दिया, मेटेलॉइड ऐसे होते हैं जिनमें हर तरीके की प्रॉपर्टी मतलब दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है, मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो। ठीक है, अब जैसे मेटेलॉइड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, बोरोन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, अर्सेनिक, टेलेरियम, पोलेनियम, ये सारे क्या है, मेटेलॉइड्स हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर बताया था ये वाले देखो, बोरोन, एल्युमिनियम, ये सारे कहाँ पर है, यहीं कहीं होंगे। ठीक है, बोरोन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे क्या हैं, ये सारे मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, ठीक। तो ये सारे क्या हो गए, मेटेलॉइड्स हो गए। तो अब ये जो जेनोन है ये क्या है, देखो ये जेनोन जो होता है ये हेलोजन नहीं, नोबल गैसेस फैमिली से है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 54 होता है, और ये एक नोबल गैस है। नोबल गैस देखो क्या होती है, ऐसी गैसें जो किसी से भी रिएक्ट नहीं करती हैं, जो इन रिएक्ट रहती हैं, उनका क्या होता है, वो जो सारे क्या कहते हैं, उस एक पर्टिकुलर ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, नोबल गैस कहलाते हैं, जिसमें जेनोन एक क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, हीलियम, आर्गोन, नियोन, जेनोन, ये सारे क्या हैं, नोबल गैसेस हैं। अब इसके बाद केमिकल फॉर्मूला का मैंने आपको बता दिया, वहां पर ऊपर लिस्ट है, आप उसको पढ़ लोगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट कहता है विच इज नोन एज फूल्स गोल्ड। फूल्स गोल्ड मतलब ऐसी चीज जो गोल्ड नहीं होती है लेकिन गोल्ड जैसी दिखती है, वो क्या होता है, Fe2 होता है, जो बेचते हैं ना, जो मतलब सोना नहीं होता लेकिन नकली सोना होता है, वो यही है, वो FeS2 है। इसमें क्या होता है कि ये जब बनता है ना तो ये काफी ज्यादा चमकदार होता है, जो बिल्कुल देखने में गोल्ड जैसा लगता है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो AU से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, 79 इसका एटॉमिक नंबर होता है। और गोल्ड भी क्या है, एक नोबल एलिमेंट है। लाइक जैसे एक तो अभी हमने देखा कि लास्ट वाला जो ग्रुप था उसमें जितनी भी थी उसको हम नोबल गैसेस कह रहे थे, जैसे जेनोन हो गया। उसी तरीके से जो गोल्ड होता है ना, ये गोल्ड भी क्या है, नोबल रहता है, ये नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, वो तो गैस है, ठीक है, ये नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है, तो ये भी पूछ लेता है कभी कभार। अब देखो इसके अंदर एक और चीज, गोल्ड का ये कैसे करते हैं हम, जैसे गोल्ड फाइंड आउट करते हैं या गोल्ड को कैसे हम निकालते हैं किसी चीज से। देखो इसके लिए क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम कहते हैं एक्वारेजिया। तो इसमें ये पूछता है जनरली कि एक्वारेजिया किससे मिलकर बना है। तो एक्वारेजिया नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलकर बना होता है, HNO3 और HCl से। और इसका रेशियो भी पूछ लेता है, 1:3 का रेशियो होता है। तो इसमें जैसे ही हम डालते हैं तो गोल्ड जो होता है वो घुल जाता है, तो बाद में उसको दोबारा निकाल लिया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा है कि इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेस वगैरह मैंने दे दिए हैं, तो ये आप याद रख सकते हो कि किसको हम क्या क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर एथेनोइक पूछा है, उसी तरीके से आपसे मेथेनोइक पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12 होता है, ये आप याद रखोगे। तो मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम जो होता है Mg से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम कहाँ पर है, मैग्नीशियम गिरा 12। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी देखो प्रॉपर्टी क्या है, अभी मैंने बताया कि पहले सेल में 2 बढ़ता है, दूसरे सेल में 8 बढ़ता है। ठीक है, तो तीसरे में कितने बच जाते हैं, 2। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मैंने बताया क्या था कि लास्ट में जितने इलेक्ट्रॉन बच जाए, तो इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 2। तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही इसकी वैलेंसी जैसे मैंने बताया था कि क्या होती है, 1 से 4 तक जाती है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 इसकी थी, 2 हो जाएगी, तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, 2 होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। स्टील की मैन्युफैक्चरिंग के लिए लास्ट प्रोसेस क्या होता है, सिंपल सी बात है, स्टील को शेप देना होता है कि किस शेप में वो रहेगा, बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज द हाईएस्ट सरफेस टेंशन, इनमें से किसका हाईएस्ट सरफेस टेंशन होता है। तो पानी का सरफेस टेंशन इनसे हाई रहता है, ये एक फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। मैं थोड़ा सा सरफेस टेंशन के आपके बारे में बताता हूँ। देखो सरफेस टेंशन होता क्या है, बहुत सिंपल सा है। जैसे मान लो आप यहाँ पर एक टैब ओपन करते हो, ठीक है, ये टैब है। तो टैब जब ओपन करते हो तो आप देखते हो कि पानी जो होता है ना, हमेशा ड्रॉपलेट फॉर्म में गिरता है। या कभी भी हम ड्राइंग करते हैं तो हम हमेशा ड्रॉपलेट फॉर्म में ही बनाते हैं इसको, क्यों। देखो लिक्विड जो होता है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी रहती है, क्या,
कि वो उसका जो सरफेस एरिया है वो सबसे कम करके रखे। और सरफेस एरिया सबसे कम क्या होता है, स्फेयर का रहता है। ठीक है, तो स्फेयर का सरफेस एरिया सबसे कम रहता है, इसलिए हमेशा लिक्विड जो होती है वो खुद को गोल शेप में रखने की कोशिश करती है, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन की यूनिट पूछ सकता है फिजिक्स में, जो क्या होती है, न्यूटन पर मीटर होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, क्या कहलाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहलाती है, जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी रिएक्टेंट को, मतलब किसी भी रिएक्शन में किसी भी पार्ट को अगर हम क्या कर दे, तोड़ दे, तो वो क्या कहलाता है, डीकम्पोजिशन हो जाना, मतलब टूट जाना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही हम हीट करते हैं तो ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से निकल जाती है। तो पहली रिएक्शन ये है। इसमें क्या क्या पूछ सकता है, देखो इसमें ये पूछ सकता है कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो कौन सी गैस निकलती है, तो यहाँ से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, ये कैल्शियम कार्बोनेट था, ये दो पार्ट में टूट गया, जिसमें से पहला पार्ट कैल्शियम ऑक्साइड है, दूसरा पार्ट ये है। तो जब ये दो पार्ट में टूट गया तो इस रिएक्शन को हम क्या कह देंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कह देंगे। उसी तरीके से जब पानी का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो वाटर जो होता है वो भी टूट जाता है, तो उसको भी हम क्या कह देंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कह देंगे। अब नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, विच मेटल हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसमें ऑप्शन तो गिवन नहीं थे, लेकिन आंसर सिल्वर ही है, सिल्वर होता है। मैंने यहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं कि किस तरीके से ऑर्डर रहता है। देखो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी सिल्वर की रहती है, फिर कॉपर है, फिर गोल्ड है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है। तो आप इतना सा याद रखना, और इसके साथ में आयरन को याद रखना जो क्या है, नीचे है। तो इस तरीके से क्या होती है, इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ये आपको याद रखना है। और इस तरीके से अगर मैं इसको सजाऊं तो कैसे होगा, दो पहले भर जाएगा, फिर उसके बाद 4 बचे जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो इसका जो वैलेंसी होती है वो भी क्या होगी, 4 होगी। बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी क्या होंगे, 4 होंगे। अब इसके अंदर देखो एक टर्म है जिसको हम कहते हैं आइसोटॉप्स। एक होता है आइसोबार, एक होता है आइसोटॉप्स। ठीक, तो अगर मैं आइसोटॉप्स की बात करूं, आइसोटॉप्स में देखो क्या होता है, अगर कोई एक सिंगल एलिमेंट जिसमें मतलब एटॉमिक नंबर, मतलब कोई सा भी एलिमेंट जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर अलग अलग हो, उनको हम कहते हैं आइसोटॉप्स। ठीक है, तो इसमें देखो जैसे ये वाला एग्जांपल लिया है, कार्बन जो होता है वो इस फॉर्म में भी पाया जाता है, मतलब एक कार्बन ऐसा होता है जिसका एटॉमिक मास जो होता है वो 12 होता है। एक ऐसा कार्बन होता है जिसका एटॉमिक मास 13 होता है। एक ऐसा होता है जिसका एटॉमिक मास 14 होता है। तो ये देखो 3 कार्बन आपस में अलग अलग हैं, लेकिन है तीनों ही कार्बन। क्यों, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सबका 6 है। तो इस तरीके के जो भी होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, आइसोटॉप्स कह देते हैं। तो ये एक एग्जांपल है किसका, आइसोटॉप्स का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, ड्यूरेलिमीन। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ये एक एलॉय है जो किससे बना हुआ है। ठीक, तो आपको एक तो ये तो अंदाजा हो गया कि जब यहाँ पर एल्यूमीन की बात हुई है तो यहाँ पर एल्युमिनियम आएगा। ठीक है, तो एल्युमिनियम और कॉपर मिलकर क्या बनाते हैं, ड्यूरेलिमीन बनाते हैं। अब इसी तरीके से मैं कुछ आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, ये जो एलॉय होता है, ये एलॉय होता क्या है, देखो एलॉय जो होता है, अगर आप सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन देखोगे, ये क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, किसका, मेटल्स का होमोजीनियस मिक्सचर होता है एलॉय। अब इसमें क्या होता है कि कुछ केस में एक मेटल रहता है, कुछ केस में सारे ही मेटल रह सकते हैं। तो यहाँ पे देखो फेमस एग्जांपल जो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है, वो जैसे एक पूछ लेगा ब्रास। ब्रास में क्या होता है, कॉपर को जब जिंक के साथ बनाया जाता है तो ब्रास बनता है। ब्रॉन्ज, कॉपर के साथ जब टीन को मिक्स किया जाता है तब ब्रॉन्ज बनता है। यहाँ पर देखो आप कैसे याद रखोगे, जैसे यहाँ पर क्या है, जेड है, कंफ्यूजन होती है ब्रास और ब्रॉन्ज में कंफ्यूजन होती है। तो ये जो जेड होता है, जेड मतलब जिंक, तो जिंक इसमें नहीं आएगा। मैं इस तरीके से याद रखता हूँ। तो ब्रॉन्ज कॉपर टीन से बनता है, ब्रास कॉपर जिंक से बनता है। उसी तरीके से एक सोल्डर होता है, उसमें लेड और टीन का यूज होता है। एक अमलगम होता है, उसमें मरकरी प्लस अदर मेटल का यूज होता है। इसके साथ में आप एक और ऐड कर लो, नाइक्रोम। नाइक्रोम मतलब ये आपको नाम से पता चल जाएगा, ये है निकल और ये है क्रोमियम। ठीक है, तो निकल प्लस क्रोमियम क्या बनाएगा, नाइक्रोम बनेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसमें नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट डू यू कॉल द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट। मतलब एक एटम है, उसकी बात कर रहा है कि इसके सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, देखो वो कहलाएगा क्या, उसका एटॉमिक साइज कहलाएगा। ठीक, तो ये आपको याद रखना है।
अब जैसे एटम्स की बात हो गई है तो मैं छोटा सा डिस्कशन इस पे कर देता हूँ कि एटम क्या होता है। देखो एटम मेनली 3 पार्ट से मिलकर बना है, आपको भी पता है। एक इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव, तो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है ये न्यू, NEU, न्यू, न्यू मीन्स न्यूट्रल। ठीक, तो अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या आता है। इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जैसे मान लो इस तरीके से होता है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी प्रेजेंट रहता है, इस न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर घूमते रहते हैं। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, जो न्यूट्रल होगा वो कोई काम नहीं करेगा। अगर हम इसको घर की तरह समझे तो जो कोई काम नहीं करता वो घर में रहना पसंद करता है। जो शांत स्वभाव का होता है वो भी घर में रहना पसंद करता है। ठीक है, लेकिन जो खेल कूद उद्यम मचाता रहता है उसको क्या होता है, घर के बाहर रहना ज्यादा पसंद होता है, तो वो ऐसे बाहर घूमता रहता है, तो वो इलेक्ट्रॉन हो गया। अब छोटी छोटी चीजें जो है क्वेश्चन में पूछ सकता है वो क्या है, जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी, जे थॉमसन ने। तो इसका ऐसे होता है ईट पर नाच। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जे थॉमसन ने। ठीक है, प्रोटॉन की खोज करी थी रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज करी थी चैडविक ने। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, ईट पर नाच। ठीक, तो एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जब जे थॉमसन ने, उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, कैथोड रे पे एक्सपेरिमेंट किया था। इलेक्ट्रॉन का मास ये होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये चार्ज आपको पूछ सकता है, ये कई बार आया हुआ है एग्जाम में, तो इसको आप याद रखना। फिर प्रोटॉन की बात करते हैं, प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने करी थी। अब वो कैथोड पे हो गया तो ये एनोड पे होगा। ठीक है, ई नेगेटिव सी, ठीक है, पी पॉजिटिव एनोड। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, कैसे भी आप याद रख सकते हो। अब इसमें भी देखो चार्ज है, सेम चार्ज है जैसे इलेक्ट्रॉन का था, बट ये पॉजिटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज होता है, इसका अपना एक मास है। न्यूट्रॉन जो होता है ये न्यूट्रल होता है, तो इसका चार्ज क्या होगा, जीरो, या चार्ज है ही नहीं। इस तरीके से आप कह सकते हो। जेम्स चैडविक ने इसकी खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 118 होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द प्रिंसिपल एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ए सोलर सेल। तो इसमें प्रिंसिपल एडवांटेजेस देखो, इट शोज ऑसिलेटरी मोशन। सबसे पहली बात, सोलर सेल तो एक जगह पे लगा हुआ होता है, छत पे या किसी टॉप जगह पे या किसी खुली जगह पे। ऑसिलेटरी मोशन हो नहीं सकता, ये भी नहीं है। मूविंग पार्ट, हाँ इसके मूविंग पार्ट्स नहीं हो सकते हैं, और इट एज मूविंग, तो ये भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन इसके अंदर सही है, तो आप कह सकते हो कि ये एक प्रिंसिपल एडवांटेजेस है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें क्या कह रहा है, NH4Cl इस केमिकल फॉर्मूला ऑफ किसका। देखो NH4 जो होता है उसको हम कहते हैं अमोनिया, और ये क्या कहलाता है, क्लोरीन। तो टोटल दोनों मिलाकर क्या कहलाएगा, अमोनियम क्लोराइड कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, एक टर्म है जिसको हम कह रहे हैं ब्रेजिंग। तो इसकी डेफिनेशन इन्होंने दे रखी है। ये क्या कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो क्लोज फिटिंग पार्ट्स को जब ज्वाइन किया जाता है बाय यूजिंग एक फिलर मटेरियल, उसमें यूज किया जाता है विच इज हीटेड। अब जिसको क्या करा जाता है, गलाकर उस गैप को भरा जाता है बाय कैपिलरी एक्शन। तो इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम ब्रेजिंग कह देते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जैसे मान लो दो पार्ट हैं इस तरीके से जिनमें क्या एक गैप आ गया, तो इसको अगर मुझे भरना है तो मैं क्या करूंगा, हीट करूंगा, हीट करके एक मेटल को गलाकर यहाँ भर दूंगा, तो उसको हम क्या कहते देंगे, ब्रेजिंग कह देंगे। अब देखो इसी तरीके से दो टर्म और होती हैं, एक होता है बेल्डिंग, एक होता है सोल्डरिंग। तो बेल्डिंग की अगर हम बात करें तो बेल्डिंग में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, मटेरियल जो होता है, दो पार्ट होते हैं, मेटल्स को हम जोड़ते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो ये एक हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, तो हम क्या करते हैं, इसमें हीट जनरेट करके इन दो पार्ट को मोल्ड करके गलाकर आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं प्रेशर से। तो इसको एक्चुअल में वेल्डिंग कहा जाता है। ठीक है, वेल्डिंग से हम क्या करते हैं, गर्म करके गलाकर इन पार्टों को जब ये मेल्टन स्टेट में आता है तो ये जोड़ देते हैं इसे। तो वेल्डिंग इज ए फैब्रिकेशन प्रोसेस दैट जॉइंट्स मटेरियल्स यूजुअली मेटल्स और थर्मोप्लास्टिक बाय यूजिंग हाई हीट टू मेल्ट एंड पार्ट टुगेदर। तो यही है, फिर उसको जब ठंडा करते हैं तो वो जुड़ जाता है आपस में। अब सोल्जरिंग की अगर हम बात करें तो सोल्जरिंग क्या होती है, सोल्जरिंग ये भी एक जॉइनिंग प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट मेटल्स को जोड़ते हैं, और इसमें भी हम क्या करते हैं, मेल्टिंग सोल्डर। मतलब क्या होती है, एक वो होता है, पार्ट होता है, जैसे अभी हमने सोल्डर पढ़ा ना यहाँ पर कि
एक मिनट। सोल्डर सोल्डर, ये देखो, ये जैसे सोल्डर पड़ा जो किसका बना है, इसका बना हुआ है। तो इसी तरीके से हम उसमें क्या होता है, आप दुकान में गए होंगे जब टीवी वगैरह ठीक कराने, तो उसमें आपने देखे होंगे कुछ लोग इस तरीके से एक वो रहता है इंस्ट्रूमेंट जिससे टाका लगाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि उनके पास एक वायर रहती है, वायर को एक जगह पे लगा के फिर उसमें हीट मारते रहते हैं। तो इस वायर को मेल्ट करके ये वो क्या करते हैं, उस जगह को भर देते हैं या टाका लगा देते हैं उधर। तो उसी को हम क्या कह दे रहे हैं, सोल्जरिंग कह रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द हेलोजेंस, कि इनमें से कौन सा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आउटर मोस्ट सेल में पाए जाते हैं हेलोजन के। देखो क्या हो जाता है, हेलोजन जो होता है आपको याद रखना है, सबसे लास्ट वाला जो ग्रुप है वो तो हमने बताया कि वो नोबल गैसेज होती है। उससे पिछले वाला जो ग्रुप होता है वो होता है हेलोजन कहलाता है। हेलोजन में देखो क्या होता है, हेलोजन में जो एलिमेंट्स रहते हैं वो सेकंड लास्ट होते हैं, जिसमें रहता है पहले फ्लोरीन, फिर फ्लोरीन रहता है ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन एंड टेंसाइन, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि इनका जो मान लो लास्ट सेल होता है, इस लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन्स रहने की वजह से देखो क्या होता है कि हर एक एटम अब खुद को स्टेबल करना चाहता है। जैसे आप या मैं खुद को स्टेबल करना चाहता हूँ, तो मुझे स्टेबल करने के लिए क्या चाहिए, पैसा। वैसे ही एटम को स्टेबल करने के लिए चाहिए क्या, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास 7 है, तो इसको एक और चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो रिएक्टिव होने की वजह से किसी से भी रिएक्शन कर सकता है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये क्या होता है, रीडली कंबाइंड विद मेटल्स, सॉरी इसको देखते हैं पहले। ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होता है, ये जो होते हैं ना, ये जितने भी होते हैं ये मेटल के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। जैसे मान लो सोडियम, इसके साथ में क्लोरीन लिया, ये भी हेलोजन फैमिली का है, तो ये क्या बन जाता है, NaCl। तो ये क्या है, साल्ट है, आपको पता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, मेटल है। तो हेलोजन फैमिली मेटल के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाती है, साल्ट बनाती है। अब इसके साथ में सेवन बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये भी बता दिया। और ये हाइड्रोजन के साथ में जब रिएक्ट करती है तब क्या बनाती है, एसिड बनाती है। कैसे, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, क्लोरीन जोड़ते हो तो यहाँ पे क्या बन जाता है, HCl बन जाता है, जो कि तगड़ी एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यही कह रहा है कि दे फॉर्म एसिड्स। तो सारे मैंने बता दिए इसके अंदर। तो ये कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जो आपको याद रखनी है इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर देखो पूछा है नेक्स्ट कि एवोगाड्रो नंबर क्या होता है। तो एवोगाड्रो नंबर आपको याद रखना है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है, सॉरी। ऐसे ही एक पूछ सकता है आपसे, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है। तो 6.626 10 टू द पावर -34। इसकी कभी कभार यूनिट भी पूछ लेता है, तो आपको यूनिट भी याद रखनी है, मीटर स्क्वायर केजी पर सेकंड। अब देखो पीरियोडिक टेबल किसने दी थी, मोजले ने दी थी, ये क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एक जैसे मैंने बताया, ट्रायड किसने दिया था, डोवेनर्स ने दिया था। ऑक्टेव रूल किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने दिया था, जॉन न्यूलैंड्स। ऐसे ही नॉर्मल पीरियोडिक टेबल किसने दिया था, दिमित्री मेंडलीव ने दिया था। और अभी जो हम फॉलो करते हैं, जो कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो किसने दिया था, मोस्ले ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग वेव इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। देखो अगर आप नॉर्मल भी देखो ना, तो ये सबसे ऑड ऑप्शन है, कैथोड रे। कैथोड रे, एनोड रे, ये तो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और वहां से जो रेज निकलती हैं वो वाली रेज होती हैं जनरली। ठीक है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, उसके हिसाब से कैसे हम इनको अलग करेंगे। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिंपल सा होता है, ऐसी कोई सी भी वेव जो विदाउट एनी मीडियम, यानी विदाउट मीडियम जो ट्रेवल कर सकती है, वो सारी वेव्स क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती हैं। ठीक है ना। ऐसी कोई सी भी वेव जो स्पेस में ट्रेवल कर सकती है, लाइक विदाउट मीडियम, और जो क्या करती है, अपने साथ एनर्जी मोमेंटम कैरी कर सकती है। लाइक जैसे मान लो सन है, तो सन से अर्थ पर क्या हो रही है, सनलाइट आ रही है। तो यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, स्पेस है, खाली है। तो लेकिन ये वेव पहुंच रही है, तो सनलाइट क्या हो गई, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई। और ये अपने साथ क्या ला रही है, गर्मी ला रही है, हीट हम महसूस कर पाते हैं। दैट मीन्स जो फोटॉन्स होते हैं उनको ला रही है। तो इस तरीके से ऐसी वेव जो स्पेस में चल पाए, जो खाली में चल पाए, और जिनका क्या हो, एनर्जी
जो लेकर आ पाए वो सारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती हैं। ठीक, तो इसके अंदर जैसे रेडियो वेव्स हो गई, माइक्रोवेव्स हो गई, इंफ्रारेड हो गया, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, ये सारी वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को जब हीट किया जाता है तो वाटर लूज करके बन जाता है क्या, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो वो कितने तापमान पर उसको क्या करा जाता है, हीट किया जाता है जब ये बनता है, तो 377 373 केल्विन पर उसको गर्म किया जाता है। तो उसकी रिएक्शन ये है, देखो CaSO4.2H2O होता है, जब इसको हीट किया जाता है तो हीट करने पे ये जो 2 होता है ये कितना रह जाता है, ये 2 बस 1.5 निकल जाता है और यहाँ पर रह जाता है हाफ H2O। तो ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा इक्वेशन करेक्ट है, तो आपको ये चीज भी याद रखनी है। ठीक है, तो जिप्सम से क्या होता है, ये जो बनता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस भी दे सकता था, यहाँ पर सिंपल इन्होंने कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी हाफ H2O कह दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि FeCuSO4 से बन रहा है FeSO4 प्लस Cu। तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये देखो एक डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल है। डिस्प्लेसमेंट नाम से पता चल रहा है जब चीजें क्या होती हैं, एक से दूसरे के पास चली जाती हैं। जैसे ये है Fe फेरस, ये है CuSO4। फेरस कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, फेरस के पास पैसा ज्यादा है, तो फेरस इसका CuSO4 छीन लेगा, तो क्या बना लेगा, FeSO4 बना लेगा, और कॉपर जो होगा वो बेचारा अकेले रह जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया कि एक बंदे ने दूसरे बंदे का छीन लिया, दूसरे बंदे के पास कुछ नहीं है। तो ये ऐसी जो रिएक्शन होती है वो सिंपल डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। लेकिन एक होती है जिसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब दोनों बंदे एक दूसरे का छीनकर कुछ ना कुछ आपस में रख लेते हैं। जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट NaCl3, ये Ag क्या होगा, इसका Cl छीन लेगा तो बन जाएगा AgCl। उसी तरीके से ये सोडियम जो है इसका क्या छीन ले रहा है, नाइट्रेट, तो ये बन जा रहा है सिल्वर नाइट्रेट। तो दोनों ने एक दूसरे का छीन लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों ने छीना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, C2H5OH। जैसे अभी पहले बताया था क्या होता है, मेथ होता है, ठीक है, फिर एथ होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ओल। ओल जो होता है ये भी एक ग्रुप होता है, ठीक है, तो जिसमें भी OH लगता है वो उनको हम कह देते हैं ओल। तो यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल। अगर सिंपल एक कार्बन होता तो ये क्या कहलाता, मेथेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ फंक्शनल ग्रुप बता रहा हूँ। जैसे मान लो हेलो ग्रुप अगर हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, तो उनके साथ में जुड़ता है तो कैसे बनता है। जैसे मान लो ये क्या है, ये मीथेन है, क्लोरीन जुड़ा, मीथेन एक्चुअल में CH4 होता है, बट एक सिंगल है C कार्बन, तो इसलिए मैं इसको मेथ कह रहा हूँ। तो ये इसके साथ जब जुड़ेगा तो क्लोरो मीथेन बनाएगा, ये इसके साथ जुड़ेगा ब्रोमीन तो ब्रोमो मीथेन बनाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक होता है एल्कोहल ग्रुप, जब OH जुड़ जाए, यानी कहीं पर लिखा हो CH3OH, तो एक सिंगल HC मतलब मेथ और OH मतलब ओल, मेथेनॉल। 2C मतलब एथ और OH मतलब ओल, एथेनॉल। उसी तरीके से एल्डिहाइड में AL हो जाता है मेथेनल, एथेनल। कीटोन में ओन हो जाता है, कीटोन, ओन। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी ये जुड़ेगा तो प्रोपेनॉन, ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे मिथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड हो जाता है, जिसमें भी COOH जुड़ता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो है इस PPT का वो ये है कि फूड और स्टार्च जो है, जब हम क्या करते हैं, फूड को स्टार्च के साथ में रखते हैं तो वो क्या होता है, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है एक दूसरे से कांटेक्ट में आने के बाद। तो क्या होता है उसके अंदर, मतलब ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक, तो क्या कह रहा है, जिन खाद्य पदार्थों में स्टार्च होता है वो किसके संपर्क में आने पर ब्लू ब्लैक हो जाते हैं, वो आयोडीन के संपर्क में आने में ब्लू ब्लैक होते हैं। देखो क्या होता है, स्टार्च जो होता है ना उसमें होता है अमाइलेज। तो जब ये अमाइलेज जो होता है ये आयोडीन के साथ में रिएक्ट करता है तो उसका कलर जो होता है रिएक्शन की वजह से चेंज होता है, और चेंज होने की वजह से वो क्या होता है, ब्लू ब्लैक कलर का दिखने लगता है। तो ये एक तरीके का टेस्ट होता है। अगर हमें किसी में भी खोजना है कि स्टार्च है कि नहीं है तो हम उसको आयोडीन डाल देंगे, आयोडीन के साथ मिक्स कर देंगे, तो अगर वहां पर ब्लू ब्लैक कलर देखने को मिलेगा तो इसका मतलब उसमें क्या है, स्टार्च है। तो आज का ये सेशन खत्म होता है, होप आपने एंजॉय किया होगा, और इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दूसरों के साथ में भी भेजो, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी तक इतने डिटेल में कोई इसके सॉल्यूशंस ला भी पाया होगा अभी तक। थैंक्स फॉर क्यू मैन।